Okay, tell me now, you have any doubt regarding section 11 subsection 2? ये स्लाइड तक किसी को कोई डाउट है? बताइए, आगे बढ़ें. See, the explanation is given for 11 subsection 2. इससे और क्लियर हो जाएंगी चीजें. The central government has the power to grant the exemption in public interest in exceptional circumstances by special order. So ये जो 11 subsection 2 बात करता है, that is talking about granting powers of exemption is in the hands of central government based on the recommendation of GST Council, but it should be in the interest of public, and it should be only and only exceptional circumstances can be passed through special order. Notification can be passed through special order. And exceptional circumstances are, example, area which is affected by earthquake or floods or tsunami, कोई भी natural calamity हो गई तो, ठीक है. Such exemptions can only be on the recommendations of GST Council. उनके बिना नहीं चलेगा. Recommendation नहीं आएगा अगर GST Council का उनका अगर साथ में मिलके डिसीजन नहीं हुआ, मतलब नोटिफिकेशन पास नहीं होगा. ठीक है, तो बोथ आर कंपल्सरी, मैंडेटरी, दोनों का रिकमेंडेशन जरूरी है. इट्स नॉट नेसेसरी टू पब्लिश द ऑर्डर इन ऑफिशियल गैजेट. ये ऑफिशियल गैजेट में डालने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया तो वो भी स्पेशल ऑर्डर के जरिए, मतलब ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन क्लियर करने की जरूरत नहीं है. इसको बस एक आपने स्पेशल ऑर्डर करके जीएसटी काउंसिल के साथ रिकमेंड कर दिया तो ये तब लागू हो जाएगा. इट इज एन एडहॉक एग्जाम्पशन. एडहॉक एग्जाम्पशन है, एडहॉक का मतलब होता है व्हेन एवर नीडेड. अब ये तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, सडन एडहॉक मतलब कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी. तो ये एग्जाम्पशन एडहॉक एग्जाम्पशन, सॉरी, एंड कैन बी ग्रांटेड इवन रेट्रोस्पेक्टिवली. मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, शुरुआत से चार्ज कर सकते हैं इसको, मतलब शुरुआत से ग्रांट कर सकते हैं एग्जाम्पशन. ऐसा नहीं है कि अभी से कर रहे हैं, जो पास्ट में भी आप पास्ट में भी इनके ऊपर जो लग चुकी है ना टैक्सेस, वहां शुरुआत से कैलकुलेशन होगी कि इसके ऊपर कितनी टैक्सेस लग चुकी है, कितनी अभी से लगानी है, कितनी अभी से एग्जम्प्टेड करनी है. तो इसका पास्ट नेचर भी देखा जाएगा. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है शुरुआत से, बिगिनिंग. देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट इन द पास्ट. जब से ये शुरू हुआ था प्रोडक्ट या फिर जब से ये लॉन्च हुआ था तब से देखेंगे, इसकी हिस्ट्री पूरी निकालेंगे. स्पेशल एग्जाम्पशन कैन बी ग्रांटेड टू स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्संस और सेक्टर्स. ठीक है, कुछ एक स्पेशल एग्जाम्पशन भी दिया जाएगा स्पेशल कैटेगरी को, पर्सन की स्पेशल कैटेगरी या फिर सेक्टर्स की. जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने बोल दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर गारमेंट्स इंडस्ट्री या फिर सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसा मैंने सेक्टर बता दिया. द गवर्नमेंट has power to grant exemption to public sector undertakings, giving reasons for such exemptions, but not giving similar exemptions to private persons. अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इस लाइन में कि गवर्नमेंट को पावर है कि कुछ पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं, अंडरटेकिंग्स मतलब कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उन्हें एग्जम्पशन दिया जाएगा, बट प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा. ये गवर्नमेंट को पावर है ऐसा डिफरेंशिएशन करने का, ऐसा लिखा हुआ है 11 सबसेक्शन 2 में. तभी तो ऊपर उसे फर्स्ट पॉइंट लिखी ना कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ सेक्टर, जैसे पब्लिक सेक्टर, स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्संस को क्या किया जाएगा, एग्जम्पशन दिया जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी में आ गए ना. सबको नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट को नहीं दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं, ऐसा. तो गवर्नमेंट हैज पावर टू ग्रांट द एग्जम्पशन टू पब्लिक सेक्टर, but not similar exemption will be provided to private persons. Clear? ये बताने की ट्राई कर रहे हैं. 11 सबसेक्शन 2 था ये. अब देखो ये था आपका 11 सबसेक्शन 1, उसकी एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स में. 11 सबसेक्शन 2 उसके एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स में. ये शॉर्ट नोट में आ सकते हैं. हाँ,
या फिर शॉर्ट नोट भी नहीं, चलो मैंने ऐसे पूछ लिया 8 मार्क का आंसर, 8 मार्क्स के लिए, के 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, पहले तो बता देना जीएसटी का। देखो जब भी कोई भी आंसर शुरू करो ना, तो सबसे पहले तो मीनिंग लिखने का आंसर की, क्वेश्चन जिसके बारे में पूछे, पावर टू ग्रांट एग्जामिनेशन पूछा है ना, मीनिंग लिख दो आप। टैक्स का, जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी क्या है और एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, मीनिंग लिख दो। मीनिंग लिखने के बाद शुरू करो आप पावर टू ग्रांट एग्जामिनेशन सेक्शन 11। अब उसमें दो सेक्शन है, 11 सब सेक्शन 1, 11 सब सेक्शन 2, 11 सब सेक्शन 3 भी है, उसको आप यहाँ पे चार्ट में डिस्क्लोज करो पहले। ठीक है, आंसर बड़ा करना छोटा करना आपको आना चाहिए। ज्यादा मार्क्स का है तो चार्ट भी बना लो, कम मार्क्स का है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। देखो वो आपको आना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना। ठीक है, चलो अभी ये इस पे आते हैं हम 11 सब सेक्शन 3 पे। अब देखो ये टेबल में क्या दिया हुआ है, 3 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं ये टेबल शॉर्ट में कैसे देखनी है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, इसके ऊपर लिखना है पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन, वो नहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखना है पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन बीच में, फिर उसके नीचे लिखना है किसको है ये पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट इट इज बेस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये सारी पॉइंट्स आ गई, मतलब जिस जिस में ये पॉइंट रिपीट हो रही थी वो एक ही बार आ गई। अब इसके दो पार्टीशंस कर दिए मैंने, एक 11 सबसेक्शन 1 एंड 2 का और एक 11 सबसेक्शन 3 का। ठीक है, तो 11 सबसेक्शन, अच्छा मतलब ये पार्टीशन में क्या लिखा हुआ है, ऑन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ा हमने, देखो, इज सेटिस्फाइड, अगर गवर्नमेंट, ये देखो गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वही सेम लाइंस देखो एक ही बार, पहले हमने 11 सबसेक्शन 1 में अलग लिखा, 11 सबसेक्शन 2 में अलग लिखा, अब एक ही बार, क्योंकि कॉमन है नहीं। अब इसके दो पार्टीशंस हो गए, एक नोटिफिकेशन ए, एक स्पेशल ऑर्डर। ये जो नोटिफिकेशन ए की बात करी ना, ये जनरल कैटेगरी है, देखो नीचे लिखा हुआ है एग्जम्प्ट जनरली, जनरल है ये, और ये स्पेशल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल ऑर्डर, इसको कहते हैं बी, और एग्जम्प्टेड है ये। ठीक है, एग्जम्प्टेड हो जाएगा ऐसा बोल रहा है वो। अच्छा, तो नोटिफिकेशन में क्या क्लियर करना है आपको, या तो एब्सोल्युटली विदाउट एनी कंडीशंस, मतलब ऑप्शनल नहीं है ये, नॉट ऑप्शनल, कंपल्सरी, बट विदाउट एनी कंडीशन, और ये सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ तो कंडीशंस इसके साथ अटैच होंगी, कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हुए इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे कहते हैं ना, तो बस ये वही कंडीशंस कुछ दी जाएंगी, जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब कुछ कंडीशंस आती हैं, वो देखना पड़ेगा कंडीशन के साथ आ रहा है कि कंडीशंस के बिना। अच्छा, या तो होल टैक्स एग्जाम्प्टेड होगा या तो पार्ट टैक्स एग्जाम्प्टेड होगा। देखो एक ही चार्ट में कितना कुछ उसने क्लियर कर दिया, कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़े, 2 स्लाइड्स पढ़े थे हमने 11 सबसेक्शन 1 में, इससे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में 3-4 सेंट ये बनाकर क्लियर कर दिया उसने। अब 11 सबसेक्शन 2 को देखिए, स्पेशल ऑर्डर, एक तो मुझे ये स्पेशल ऑर्डर क्लियर करना पड़ता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे वहां पे लिखा था ना, ये देखो एक बार फिर से देखिए, हाँ ये थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू पब्लिश द ऑर्डर इन ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना जरूरी नहीं है, इसका मतलब ही यही है, ये नोटिफिकेशन लाने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन मतलब सब मेंबर्स को दिखा के सबको पास करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, और फिर हर एक गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, फिर सबकी साइन लगती है हर एक गवर्नमेंट की, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, वो नोटिफिकेशन होता है। और ये स्पेशल ऑर्डर मतलब रिटर्न में आपने ऑर्डर डाल दिया कि ये बस कल से कैरी ऑन करना है, ये रूल है जो ये एरिया के लिए लगेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बाय स्पेशल ऑर्डर। ये तभी होता है जब इनको एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, ये कब होता है, जब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, स्पेसिफाइड होता है, एक्सप्लिसिटली सर्टिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब होता है डिटेल में, हर एक चीज डिटेल में बताई जाती है उसमें, ऑर्डर में। ठीक है, रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, और इसमें ना होल टैक्स एग्जाम्प्टेड होता है, आप समझ पा रहे हैं, सॉरी आप समझ पा रहे हैं, देखो इसमें होल टैक्स एग्जाम्प्टेड होता है या फिर पार्ट भी हो सकता है, यहाँ पे होल टैक्सेस एग्जाम्प्टेड। आया समझ में ये 11 सब सेक्शन 1 एंड 2? प्लीज रिप्लाई करो तो समझ में आएगा मुझे।
यस, ओके, वेरी गुड, ओके। अब आ जाइए 11 सबसेक्शन 3 में, देखो कितना इजी है ये। कंसिडर्स इट्स नेसेसरी, मतलब गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं, ये सेम लाइन है देखो, इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये सेम लाइन को लिखा है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इफ दे कंसिडर इट नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ क्लेरिफाइंग। अभी उनको जब लगेगा कि जरूरी है, अब किस लिए, कौन से पर्पस के लिए, क्लैरिफाइंग द स्कोप ऑफ स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए क्या है, ये ए मतलब 11 सबसेक्शन 1, बी क्या है 11 सबसेक्शन 2। आपको समझ में आ रहा है, 11 सबसेक्शन 3 11 सबसेक्शन 1 और 2 का स्कोप को और एप्लीकेबिलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि 11 सबसेक्शन 3 में हर एक डिटेल के साथ, आपको समझ में आए, हर एक डिटेल के साथ एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें हर डिटेल होगी। किस बारे में डिटेल होगी, 11 सबसेक्शन 1 का स्कोप क्या है, स्कोप मतलब ये कहाँ कहाँ टैक्स को एग्जाम किया गया है, कौन से गुड्स पे एग्जाम्प्टेड किया गया है, और कितना एग्जाम्शन दिया गया है, होल और पार्ट, इसका स्कोप और इसकी एप्लीकेबिलिटी, किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कंडीशंस क्या क्या हैं, विदाउट कंडीशंस है तो विदाउट है, और अगर कंडीशंस है तो क्या क्या है, ये सारा क्लैरिफिकेशन देता है। रिपोर्ट नहीं बनती, एक रिपोर्ट, रिपोर्ट के फॉर्म में वो 11 सबसेक्शन 3 में रिपोर्ट बनाई जाती है 11 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, जो ये बताता है कि it is made for the purpose of clarifying the scope and applicability of A और B। A मतलब 11 सबसेक्शन 1 का नोटिफिकेशन और B मतलब 11 सबसेक्शन 2 का स्पेशल ऑर्डर, उसमें नोटिफिकेशन निकाला जाता है। समझ में आया, जिसमें एक्सप्लेनेशन होती है, ये देखो नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसमें इंसर्ट एंड एक्सप्लेनेशन, हर डिटेल होती है ए एंड बी के बारे में, या फिर ए और बी के बारे में, या तो ए केस के बारे में या तो बी केस के बारे में, एज द केस में भी, जो केस हुआ विद इन 1 ईयर, ये 1 ईयर के अंदर आ जाना चाहिए। समझो आज से आपने ये ए नोटिफिकेशन निकाला, आज कौन सी डेट है 30 सितंबर, तो आपको 1 ईयर के अंदर 29 सितंबर तक आपको 11 सबसेक्शन 3 में नोटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में कि नोटिफिकेशन ए किस लिए निकाला गया, कौन से गुड्स एग्जाम्प्टेड किए गए, कौन से सर्विसेज थे, सिर्फ गुड्स तो नहीं थे उसमें, कितना टैक्स एग्जाम्प्टेड किया गया, क्या कोई कंडीशंस अटैच थी उसमें, एवरीथिंग विल हैव टू बी इंसर्टेड देयर within 1 year, such clarification to have retrospective effect। और ये क्लैरिफिकेशन है ना, बिल्कुल शुरुआत से आपको बतानी है कि अच्छा पहले इसके ऊपर टैक्स लगती थी पर अब नहीं लगेगी, कौन से दिन से लगना बंद हो गई, 30 सितंबर 2020। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ब्रैकेट में क्या लिखा है, सच क्लैरिफिकेशन टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से आपको प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, टैक्स के बारे में स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, कंडीशंस के बारे में स्पेसिफिकेशन देने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 11 सबसेक्शन 3 सबको समझा, उसको शॉर्ट में कैसे लिखने का, power to grant exemption is in the hands of central or state government based on the recommendation of GST Council. If the government considers it necessary for the purpose of clarifying the scope or applicability of A or B, A case or B case, bracket में 11 subsection 1 और B case 11 subsection 2, should be issued through the notification in the official gadget। ये देखो notification आता है मतलब official gadget word आएगा ही आएगा, through the notification in the official gadget to insert an explanation in A or B, that is 11 subsection 1 and subsection 2 as the case may be, within 1 year, insert an explanation within 1 year, and that should clarify and that should have an clarification with right from retrospective effect, right from the beginning, मतलब पास्ट के रिकॉर्ड्स को कंसिडर करते हुए, पास्ट की डिटेल्स को कंसिडर करते हुए आपको क्लैरिफाई करना। अब समझ में आया, मतलब इसको लिखने का भी तरीका आपको समझ में आ जाएगा अगर ये टेबल याद पड़ गई तो।
अगर ये टेबल समझ लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए यहाँ तक। आई एम गिविंग यू 2 minutes to clear your doubts. Okay, the next part we have is composite and mixed supplies. Very interesting topic, very interesting one. अब ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा, पहले हम कर भी चुके हैं, बट पहले बहुत क्या कह सकते हैं उसको, क्रिस्प वे में किया था, मतलब सिर्फ आइडिया समझ लिया था। अब उसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे, ठीक है? मतलब पहले किसी को नहीं भी समझा होगा ना, तो अब तो डेफिनेटली समझ जाएगा। सो इट टॉक्स अबाउट कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज। सप्लाई दो तरीके के होते हैं, हम हमेशा से जीएसटी में पढ़ते आए हैं, सप्लाई सप्लाई सप्लाई। अगर सप्लाई होगा तो ही जीएसटी लगेगा, पढ़ते आए हैं ना, स्टार्टिंग लेक्चर से समझते आए हैं, फर्स्ट लेक्चर से। तो अब जो सप्लाई होता है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक होता है कॉम्पोजिट सप्लाई, एक होता है मिक्स्ड सप्लाई। बिफोर आई स्टार्ट, can anybody of you tell me what I mean? I have covered this part in definitions. So can anybody of you tell me about composite and mixed supply in short, in a crisp way? Yes. Composite and mixed supply, it is given in section 8. Remember, section 8 is related to composite and mixed supplies. ठीक है, of CGST Act 2017. Composite supply is when two or more goods are sold in the combination. That means it is naturally bundled product. Naturally bundled. It becomes difficult to identify the rate of the tax to be levied. अब पहले तो हमने नहीं सीखा था कि कौन सी टैक्स लगेगी, पहले तो कुछ नहीं सीखा था। पहले हमने सिर्फ मीनिंग समझ ली थी कि कॉम्पोजिट क्या होता है और मिक्स क्या होता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि टैक्स कौन सी लगती है। देखो, जब चार्जर प्रोड्यूस होता है और मोबाइल प्रोड्यूस होता है, देखो ये दो अलग चीजें हैं। आपने पहले बोला ना जो डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट, एक्चुअली तो दोनों अलग है ना। हाँ, बंडल्ड सर्विस के नाम से जानेंगे तो यस, मोबाइल इज डिपेंडेंट ऑन चार्जर, एंड चार्जर सिर्फ खरीद के क्या करेंगे, मोबाइल भी तो चाहिए। तो यस, दैट वे यू कैन से, बट देखो दोनों की मैन्युफैक्चरिंग तो अलग अलग हो रही है ना। और मोबाइल का जितना कॉस्ट होता है, क्या उतना ही कॉस्ट चार्जर का होता है? यस और नो? आप मुझे बताइए, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तब आप क्या कॉस्ट ज्यादा, और जब आप चार्जर खरीदने जाते हैं, सिर्फ चार्जर, म्यूट म्यूट जानवी। तो सपोज अब आप, सिर्फ आपका चार्जर खो गया एंड यू वांट टू बाय चार्जर, तो आप क्या उतना ही प्राइस भरेंगे जितना आपने मोबाइल खरीदने में भरा था? नो। यस, तो आप मतलब आप चार्जर का कॉस्ट कम होता है, लेकिन देखो है दोनों एक एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उन दोनों की कॉस्ट तो अलग है। चार्जर की कॉस्ट बहुत कम होती है और मोबाइल की कॉस्ट कितनी ज्यादा, प्रपोर्शन देखो, प्रपोर्शन बैठता ही नहीं है। मोबाइल होगा 20,000 का तो चार्जर होगा, मे बी नकली चार्जर भी लेने जाओ तो भी 200 रुपए में मिल जाएगा, और चलो कंपनी का लेने जाओ तो भी 2,000। मतलब कितना डिफरेंस हो गया, आप देखो ना मोबाइल और चार्जर में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? तो जब कॉस्ट में डिफरेंस है, जब मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस है, तो जीएसटी के रेट्स में क्या डिफरेंस नहीं होगा? होगा। जीएसटी के रेट्स भी अलग होंगे। अब चार्जर बनाने का रेट अलग होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा अलग है ना, कॉस्ट कम है, कॉस्ट अलग है उसकी। मोबाइल के जितना कॉस्ट नहीं बैठता उसका, तो उसका जीएसटी का रेट भी एप्लीकेबल अलग होता है। मोबाइल में जो पार्ट्स पड़ते हैं, ग्लास पड़ता है, चार्जर में थोड़ी कोई ग्लास पड़ता है। मोबाइल में तो पता नहीं क्या क्या होता है, उनके मटेरियल में पता नहीं क्या क्या यूज होता है। चार्जर के मटेरियल में ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा चीजें नहीं यूज होती हैं, जैसे मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया। आ रही है बात समझ में? मोबाइल में कवर यूज होता है, लेकिन चार्जर में थोड़ी कवर यूज होता है। स्क्रीन गार्ड यूज होता है, चार्जर में कोई स्क्रीन गार्ड नहीं यूज होता है। So there is a difference between the products. There is a difference between, but yes, they are naturally bundled. With one product, the another one comes compulsorily. The use of another one is compulsory. चार्जर है तो मोबाइल तो है ही ना, और अगर मोबाइल है तो बिना चार्जर के तो मोबाइल चलेगा। Yes, am I audible?
Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, I lost my connection. Wait, I'll share my screen. Yes, so what I was saying was the manufacturing cost is different. Therefore, if the cost is different, the GST rates will be different. Okay, and as per the product GST is the rates are decided. No, तो अब आप एग्जाम्पल लीजिए या फिर पहले ये पूरा कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल पे आते हैं ना. कॉम्पोजिट सप्लाई इज व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन कॉम्बिनेशन. जब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे को कॉम्बिनेशन में बेचा जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविएबल. अब दो प्रोडक्ट आपने साथ में बेचे, एक्चुअली तो मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग हुई थी, उनका प्रोसेस भी अलग था बनाने का, उनकी कॉस्ट भी अलग थी, उनका लेबर भी अलग था. मोबाइल बनाने वाला चार्जर नहीं बना सकता. समझ में आ रहा है आपको? तो जो प्रोसेस था, लेबर था, एक्सपेंसेस थे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोसेस था, सब अलग था. तो रेट अलग है, इसलिए रेट को आइडेंटिफाई कैसे करें कि किसका रेट एप्लीकेबल होगा. फॉर सच सर्विसेज, फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी एक्ट 2017 हैज प्रोवाइडेड विद टू टर्म्स. इसलिए ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए टू टर्म्स को इन्वेंट किया गया. किसमें? जीएसटी एक्ट 2017 में. कौन से दो टर्म्स को? एक कॉम्पोजिट सप्लाई, एक मिक्स्ड सप्लाई. बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से सुनेंगे और एग्जांपल्स आप मुझे देंगे. कॉम्पोजिट सप्लाई इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट of bundled service. Bundled means combination. One has to be related to the another one. If you buy one, the another will automatically be supplied. समझ में आ रहा है? मतलब बैटरी खरीदेंगे आप तो उसके उसके साथ मतलब जो आप टॉर्च खरीद रहे हैं, टॉर्च, उसके साथ बैटरी भी तो लगेगी. रिमोट एंड बैटरी. सॉरी, रिमोट एंड बैटरी. हाँ, रिमोट एंड बैटरी. वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल. सो कॉम्पोजिट सप्लाई सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ बंडल्ड सर्विस. मतलब आप एक सर्विस के साथ दूसरी सर्विस भी दे रहे हो, बंडल करके, कॉम्बिनेशन, एज अंडर सर्विस टैक्स लॉज इन द एग्जिस्टिंग राइट. मतलब जो पहले के रूल्स बने हुए ना, एग्जिस्टिंग पहले के सर्विस टैक्स के रूल्स बने हुए थे ना, उसमें ये रूल था, मतलब उसमें से ये उठाया गया है. बट ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो तो सिर्फ नॉलेज के लिए आपको दी हुई है. मतलब ये लिखना है कि ये बंडल्ड सर्विस है. ठीक है. बोथ कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज. देखो, दो से ज्यादा या दो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आप सप्लाई कर रहे हो तभी तो कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई पिक्चर में आ रहा है ना. अदरवाइज इसका रोल ही क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई का रोल ही तब होता है जब आप प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को या दोनों को, दो या दो से ज्यादा मिल कॉम्बिनेशन में बेचते हो, सप्लाई करते हो. दिस इज व्हाट इज रिटन. बोथ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई consists of two or more taxable supplies of goods and services or both. But the main difference between the two is composite supply is naturally bundled. It has to be together. Otherwise, one product will not be sufficient without the use of another. Okay, and cannot be sold separately. आप उसको अलग अलग नहीं बेच सकते. कोई टॉर्च खरीदने आएगा तो बैटरी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई होगी ही ना. Whereas in mixed supply, the goods and services can be sold separately. Mixed supply में तो अलग अलग भी बेच सकते हैं. ठीक है. अब मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है हम डिटेल में समझेंगे. देखो, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है? जिसमें नेचुरली बंडल्ड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ सप्लाई किया जाता है. ठीक है, विथ ईच अदर, दोनों को एक साथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड वन ऑफ देम इज प्रिंसिपल सप्लाई. वेरी इंपॉर्टेंट. सी, प्रिंसिपल सप्लाई का रोल है ना कॉम्पोजिट सप्लाई में आता है. प्रिंसिपल सप्लाई का रोल मिक्स्ड सप्लाई में आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सारे प्रिंसिपल है ना. अब मैंने मिक्स्ड सप्लाई का एग्जांपल क्या दिया था? समझो दिवाली है और आपको किसी को गिफ्ट करना है, तो आपने ना एक हैम्पर गिफ्ट बना लिया, एक वो होता है ना टोकरी टाइप, हैम्पर गिफ्ट बना लिया. उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, फ्रूट्स भी डाल दिए, और दो टी शर्ट्स खरीद ली, उसको भी पैक करके छोटा स्क्वीज करके और उसको अच्छे से पैक करके उसको भी अंदर डाल दिया, और एक वॉलेट डाल दिया. ठीक है, ऐसी एक दो खाने पीने की चीजें, एक दो पहनने की चीजें और एक दो यूज करने की चीजें, ऐसे करके गिफ्ट हैम्पर बना दिया और उसको गिफ्ट कर दिया पैक करके.
अच्छे से पैकिंग करके रिबन लगा के पैक करके दे दिया। अब आप मुझे बताइए मिक्स्ड सप्लाई क्या हो गया? क्या टी शर्ट आप अलग से नहीं ले सकते? उसके साथ ड्राई फ्रूट जरूरी है? टी शर्ट पहन के ड्राई फ्रूट खाना ऐसा कुछ जरूरी है? नहीं नहीं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पॉइंट क्लियर हो रही है सबको? मतलब मिक्स्ड सप्लाई में तो सब कुछ ही प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल मतलब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो मिक्स्ड सप्लाई में तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टी शर्ट भी अलग से बेचेंगे तो भी चलेगा, मतलब गिफ्ट करेंगे सॉरी, तो भी चलेगा, है ना। सिर्फ ड्राई फ्रूट गिफ्ट करेंगे तो भी चलेगा, फ्रूट्स को गिफ्ट करेंगे तो भी चलेगा। समझ आ रही है बात? जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है ना वो कॉम्पोजिट सप्लाई में होता है। अब मोबाइल एंड चार्जर का एग्जांपल ले लो, तो आप मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिंसिपल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो चार्जर तो कोई भी चार्जर लग जाएगा ना, लेकिन मोबाइल तो मोबाइल है तब तो चार्जर है। मेरे बोलने का मतलब ये है, आप सिर्फ चार्जर खरीदने जाएंगे? नहीं, अगर मोबाइल है तब तो चार्जर की वैल्यू है। तो इस केस में मोबाइल एंड चार्जर के केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मोबाइल। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में से एक प्रोडक्ट प्रिंसिपल सप्लाई होता है, एक, ओनली वन ऑफ देम इज प्रिंसिपल सप्लाई। जैसे आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, आप डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसका, गाड़ी गाड़ी चाहिए रहेगी आपको, व्हीकल चाहिए रहेगी, व्हीकल के साथ साथ आपको ड्राइवर चाहिए रहेगा, ओके, पेट्रोल चाहिए रहेगा, ये सब खर्चे हैं जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। अच्छा, गुड्स की पैकिंग इतनी अच्छे से करनी पड़ेगी, मतलब पैकिंग का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। देखो एक और चीज है ना कॉम्पोजिट, देखो एक और ऐड होती जा रही, कॉम्पोजिट सब जरूरी है। कॉम्पोजिट मतलब बंडल्ड टुगेदर। अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो ड्राइवर तो चाहिए, गाड़ी तो चाहिए, पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। या लिक्विड वाला प्रोडक्ट होगा, जैसे मैंगो जूस है ना, आजकल वो रियल जूसेस आते हैं देखो, स्टोर्ड किए हुए जूसेस, उसकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो पूरा जूस निकल जाएगा, खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग मटेरियल प्लस उसका इंश्योरेंस। देखो कॉम्पोजिट सप्लाई है ये, मतलब एक के साथ दूसरी चीजें बंडल टुगेदर, एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, क्या आप इंश्योरेंस सिर्फ करवा लेंगे? गुड्स है नहीं है, ट्रांसपोर्ट हो नहीं रहे हैं, हो रहे हैं, आप ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन आप ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस ले लेंगे गुड्स का? नहीं। आप इंश्योरेंस तब ले रहे हैं, आप पैकिंग मटेरियल तब खरीद रहे हैं, आप ड्राइवर को तब अपॉइंट कर रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी में तब डलवा रहे हैं जब आपने ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात सप्लाई करना है एग्जाम्पल। तो तो ये सब चीजें तो उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब उसके बिना ये सब ठीक नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है, एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस। गुड्स इंपॉर्टेंट है, जो आप सप्लाई कर रहे हैं ना, आपका स्टॉक जो आप एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं। समझ आ रही है? एग्जाम्पल के जरिए समझ आ रहा है ये पॉइंट? और ये आइटम्स कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली। सिर्फ इंश्योरेंस क्या करोगे? आप ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंश्योरेंस को आप खरीदोगे? नहीं। सिर्फ ड्राइवर क्या करोगे? गुड्स भी तो होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के, नहीं तो ड्राइवर तो एम ही बैठा है वेला। आई बात समझ में? तो ड्राइवर और गाड़ी तो तब चाहिए ना क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं गुड्स, ठीक है ना। आगे देखो नोट, प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ। द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट मतलब जो दूसरों को डोमिनेट, मतलब एक प्रोडक्ट नहीं होगा तो दूसरे वैलिड उतनी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, मतलब ये बाकी को डोमिनेट करते हैं। होता है ना, जो सुपीरियर लोग होते हैं, जो लीडर लोग होते हैं, वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं, है ना, क्योंकि उनकी पोजीशन होती है। तो अब जो प्रोडक्ट है, एक सपोज गुड्स है, स्टॉक है आपका, वो प्री डोमिनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अपेक्स, ऑन द टॉप ऑफ द पोजीशन, सबसे ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्री डोमिनेंट एलिमेंट है ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट, प्री डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, नॉट मिक्स्ड सप्लाई।
तो प्रिंसिपल सप्लाई के लिए अगर एमसीक्यूज में आ गया कुछ और उधर मैंने सेम लाइन लिखी पूरी, सिर्फ लिखा एलिमेंट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, तो आपको कहना है इट इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आ गया तो आपको कहना है फॉल्स है, क्योंकि मैंने पूरी लाइन सेम लिखी है पर पीछे लिखा है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। तो आप क्या बोलेंगे उसको, ट्रू है कि फॉल्स है? ऑफ कोर्स वो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट किसका, कॉम्पोजिट सप्लाई का, उसी को ही तो प्रिंसिपल सप्लाई कहते हैं। एंड टू विच अनदर सप्लाई इज एंशिलरी, बाकी सारे सप्लाई उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एंशिलरी जुड़े हुए, सेकेंडरी उसके नीचे, लीडर से नीचे होता है ना वैसे। टैक्स इज चार्ज्ड एज पर द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखो ये पहले हमने नहीं पढ़ा था, बड़े ध्यान से सुनो। द टैक्स इज चार्ज्ड एज द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। समझो मोबाइल का टैक्स रेट है 28% और चार्जर का टैक्स रेट है 12%। अब तो दो, देखो दो चीजें आप एक साथ बेच रहे हैं पर टैक्स का रेट अलग अलग है, तो कौन सा टैक्स का रेट लगेगा, 28% के हिसाब से प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, मोबाइल एंड चार्जर टुगेदर एट द रेट ऑफ 28%। क्यों, क्योंकि ये सेक्शन में लिखा हुआ है कॉम्पोजिट सप्लाई का है ये, इसलिए। और प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, मोबाइल, तो प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मोबाइल का रेट लगाया जाएगा 28%।